अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन और इफ्यूजन पे, फिर ग्राहम्स लॉ और फिर ग्राहम्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। डिफ्यूजन, जिसे उर्दू में नफूज कहा जाता है, ये आप सामने की स्क्रीन पे एक कंटेनर देख रहे हैं, ये वाला, और इसमें दो गैसेस मौजूद हैं। दरमियान में पार्टीशन है। ये एक गैस है, मिसाल के तौर पे गैस ए, और ये दूसरी गैस है गैस बी। अब अगर देखें बिफोर डिफ्यूजन ये हाल है, दोनों गैसेस अलग अलग हैं, और अगर आप इस लेड को थोड़ा सा उठा देते हैं तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो है, ये ब्लैक मॉलिक्यूल, ये यहाँ से जा रहे हैं ड्यू टू कोलिजन। ठीक है जी, ब्राउनियन मूवमेंट है इनकी, कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और चूंकि जगह बन गई है, और इस गैस के मॉलिक्यूल्स में भी आप देख रहे हैं दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस हैं, तो ये गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मिक्स होंगे इनके साथ। फिर इस गैस ए के मॉलिक्यूल यहाँ एक दूसरे के साथ कोलिजन कर रहे हैं, तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल इधर भी आ जाता है, और यहाँ से होके, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं यहाँ पर। टाइम गुजरता है और आखिर में ये एक होमोजीनस मिक्सचर बन जाता है, बिल्कुल यकफेजी आमेजा। अब इस मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस को क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है, ये मिक्सिंग है डिफरेंट गैसेस की। ये याद रखिएगा कि ये स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है, मतलब खुद ब खुद होगी। जब दो गैसेस एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकती हैं, दोनों को एक ही कंटेनर में पंप कर दिया जाए अलग अलग सिलेंडर से, तो दोनों गैसेस जो हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो जाती है। डिफ्यूजन इज द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस until a homogeneous mixture is produced। डिफ्यूजन के लिए जो बुनियादी रीजंस हैं डिफ्यूजन की, तो एक तो ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, नेग्लेजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो ये मॉलिक्यूल मिसाल के तौर पे आगे जा रहा है, तो इसको रोकने वाला कोई नहीं, यहाँ पे इसकी कोई अट्रैक्शन नहीं होती। एक बात, लेक ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन फिर यह है कि गैस के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, मुसलसल कोलिजन करते हैं। सो ड्यू टू दीज टू फैक्टर्स डिफरेंट गैसेस जो हैं, तो वो मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम एयर फ्रेशनर को या परफ्यूम को स्प्रे कर लें कमरे के एक कॉर्नर में, तो ये जो इसकी स्मेल है, जो इसकी फ्रेग्रेंस है, खुशबू जो है, तो वो कमरे के दूसरे कॉर्नर में आप फील कर सकते हैं जस्ट चंद मिनट या चंद सेकंड्स के बाद। तो ये जो परफ्यूम है, ये आपने स्प्रे कर दिया और ये एयर में क्या हो गया? डिफ्यूज हो गया है। द परफ्यूम डिफ्यूज इनटू द एयर, और फिर इसकी फ्रेग्रेंस आप फील कर सकते हैं। इन द सेम वे, नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए, यानी नेल से नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए, साफ करने के लिए एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का सहारा लिया जाता है। हम इस सॉल्वेंट को कहते हैं एसीटोन। एसीटोन जो है, तो वो नेल्स पे लगा के, तो आप जानते हैं चंद लम्हों बाद फिर उसकी स्मेल आप फील करते हैं। एसीटोन की अपनी एक एक मखसूस पिक्यूलियर स्मेल है। एसीटोन जो है, ये बड़ा वोलेटाइल कंपाउंड है, और ये इवापोरेट होके हवा में आ जाता है, हवा में डिफ्यूज हो जाता है, और फिर आप उसकी स्मेल जो है वो फील कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर, जैसे कि खुदा ना खास्ता गाड़ी का टायर फट जाए, तो फिर टायर में से हवा निकल जाती है, और ये जो हवा है, ये फिर एयर के साथ मिक्स हो जाती है। वो कि ये दोनों एक जैसी कंपोजिशन वाली हवाएं हैं, यानी, तो लेकिन इस वक्त जो हम टायर की हवा की बात करें, कि ये जो है टायर से निकल कर एयर के साथ मिक्स हो जाती है। इसी तरह आपने तकरीबन हर एक सीएनजी स्टेशन पर इसी तरह आपने हर एक सीएनजी स्टेशन पर एक पार्टिकुलर स्मेल उधर आपने फील की होगी। नेचुरल गैस जो है, ये ऑर्डरलेस है। नेचुरल गैस में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह मौजूद हैं। इनकी कोई स्मेल नहीं होती। जो स्मेल है, तो वो एक कंपाउंड है जिसे कहा जाता है मीथाइल मरकेप्टेन। दूसरा कंपाउंड भी है, वो भी डाला जाता है इसमें, और वो है इथाइल मरकेप्टेन। ये है मीथाइल मरकेप्टेन, और वो है इथाइल मरकेप्टेन। तो ये जो स्मेल है, ये आप फील करते हैं, ये मिथाइल मरकेप्टेन की स्मेल है। और क्यों डालते हैं? ताकि डिटेक्शन जो है वो इजीली हो, और किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। अगर मिथाइल मरकेप्टेन उसमें ना हो, तो ये जो गैस है, ये
इसकी जब लीकेज होगी तो आप इसे फ़ील नहीं कर सकेंगे। इसी तरह यही जो नेचुरल गैस है जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, तो यहाँ पर भी घर में भी फिर लीकेज को डिटेक्ट नहीं किया जा सकेगा। तो एक बड़ा एक्सप्लोसिव मिक्सचर बन जाएगा कि जब ये गैस बार-बार मुसलसल ये रिलीज़ होगी और एटमॉस्फेयर में जमा होगी और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, तो फिर खुदा ना ख़ास्ता कभी आपने बल्ब जलाने की कोशिश की या कोई स्पार्किंग वग़ैरह हो गई, तो बड़ा धमाका इससे हो सकता है जो कि खतरनाक होगा। तो इसीलिए पूरी दुनिया में इसमें मिथाइल मरकैप्टेन और इथाइल मरकैप्टेन जो है वो डाले जाते हैं। दूसरा फिनोमेनन जो है तो वो है इफ्यूजन, जिसे आप कह सकते हैं खुरूज। इफ्यूजन जो है ये अ, यहाँ पर आप एक कंटेनर देख रहे हैं। देखिए, ये कंटेनर है और ये भी कंटेनर है और ये याद रखिएगा कि इस वक़्त ये एक बारीक-सा होल है। आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर डायमेंशंस के रेंज में आता है या फिर ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले मिसाल के तौर पे, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसे आप हम इसे मीन फ्री पाथ कहते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो अपर्चर है, ये जो होल है, तो इसका जो डायमीटर है, तो वो मीन फ्री पाथ से कम होना चाहिए। तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से कोलाइड करके एक-दूसरे के साथ यहाँ से इस लो प्रेशर रीजन में जा रहे हैं और ये जो प्रोसेस है इसको इफ्यूजन कहा जाता है। इफ्यूजन जो है ये एक वन वे फ्लो ऑफ द गैस है। आपने जैसे देखा होगा ये है diffusion is the escape of gas molecules one by one without collision through a small hole of molecular dimension. Diffusion is the leakage of a gas through a small hole. एग्जाम्पल की जानिब अगर हम आ जाएं तो आपने देखा होगा कि फंक्शंस होते हैं खास तौर पे बर्थडेज वगैरह। बर्थडेज में बैलून्स को आप फुला देते हैं, उसका मुंह टाइटली बंद कर लेते हैं और कमरों वगैरह में जगह-जगह पे आप स्कॉच टेप की मदद से इसे आप चिपका देते हैं। आपने नोट किया होगा कि 3-4 दिन गुज़र जाएँ, तो बैलून जो है तो वो उसी तरह फूला हुआ नहीं रहता, उसी तरह टर्ज नहीं रहता, बल्कि वो मुरझा-सा जाता है। रीज़न ये है कि जो बैलून के वॉल्स हैं, वो रिलेटिवली पोरस होते हैं। हमें नज़र नहीं आते, लेकिन बड़े पावरफुल माइक्रोस्कोप से अगर बैलून के रबर को स्ट्रेच किया जाए, तो इन होल्स को देखा जा सकता है। सो हवा जो होती है, वो गुब्बारे के वॉल्स में जो सुराख हैं, उनसे आहिस्ता-आहिस्ता बाहर जाती है। इसी तरह आपने देखा होगा कि गाड़ी के टायर में जो हवा होती है, आपने आज पूरी कर दी, पूरी मिसाल के तौर पे 30 पाउंड ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आपने 30 पाउंड हवा तो डाल दी है, लेकिन आप देखते हैं कि फिर चंद दिन गुज़र जाते हैं, हफ़्ता 2 हफ़्ते, तो फिर जब इसको चेक किया जाता है, तो वो हवा कम हो चुकी होती है और 25-26 पाउंड तक पर स्क्वायर इंच इतनी जो है आ चुकी होती है। इसलिए कि टायर जो है, तो उससे हवा की डिफ्यूज़न होती है। इसी तरह आप फुटबॉल ले लें, फुटबॉल के खिलाड़ी जानते होंगे बखूबी कि फुटबॉल में आज आपने हवा बराबर कर दी और फिर चंद दिनों के बाद वो हवा कम हो चुकी होती है और उसका जो रीज़न है वो डिफ्यूज़न है। रेट ऑफ डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न ऑफ अ गैस। रेट का मतलब ये है कि कितनी क्वांटिटी किसी गैस की निकल रही है किसी कंटेनर से। Rate of diffusion or effusion is the quantity of a gas passing through a unit area per unit time. यानी कितनी मिकदार में गैस जो है वो डिफ्यूज हो रही है या डिफ्यूज हो रही है पर सेकंड, तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसी तरह रेट ऑफ डिफ्यूजन को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इसका ताल्लुक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के साथ है। अगर मॉलिक्यूल फास्ट होंगे तो ज़ाहिर है फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, बड़ी तेज़ी के साथ मॉलिक्यूल जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर मास ज़्यादा होगा तो जनाब फिर ज़ाहिर है हैवी मॉलिक्यूल्स हैं तो इनकी वेलोसिटी फिर कम हो जाती है। तो डिफ्यूजन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल। अब हम बात कर रहे हैं ग्राम्स लॉ की। जो सिलेबस है तो उसमें डायरेक्ट इन्होंने दिया हुआ है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन।
तो हमने सबसे पहले डिफ्यूजन की बात की, फिर रिफ्यूजन की बात की, फिर रेट की बात की और अब ग्राहम्स लॉ को समझना इंतहाई आसान हो गया है। ग्राहम थॉमस ग्राहम ने ये जो लॉ ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन है 1829 में इसे प्रपोज किया। देखिए इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन कितनी गैस मिक्स होगी और या किसी सिलेंडर से कितनी गैस इफ्यूज होगी, खारिज होगी, इसका सारा डिपेंड क्या है, ये उसके डेंसिटी पे है, उसके मॉलिक्यूलर मास पे है। तो जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन जो है वो कम होंगे, बिकॉज हेवी मॉलिक्यूल्स हैं और जितने मॉलिक्यूल लाइटर होंगे, हल्के पुल्के होंगे, तो मॉलिक्यूल फिर रेट ऑफ इफ्यूजन उनका ज्यादा होगा और जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्लो मतलब कम होगा। फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और मोलर मास। याद रखिएगा कि डेंसिटी ज्यादा है का मतलब यह है कि मॉलिक्यूल्स हैवी है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन कम होगा। तो रिलेशन आया हमारे पास इनवर्स, प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। मतलब ये है कि अगर हम दो गैसेस की बात करें, सिलेंडर ए में हमारे पास है लाइटर गैस मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन, और सिलेंडर बी में हैवी मॉलिक्यूल्स मौजूद है मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों का प्रेशर सेम रखें, दोनों का टेम्परेचर सेम रखें, तो रेट ऑफ इफ्यूजन जो है वो हाइड्रोजन का ज्यादा होगा, बिकॉज हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बड़े हल्के पुल्के हैं, लाइक 2 ग्राम पर मोल, मोलर मास है 2 AMU, एक एटम एक मॉलिक्यूल का 2 AMU। या और दूसरी जानब अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें तो उसके बड़े हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास है, या एक मॉलिक्यूल का मास होगा फिर 44 AMU। तो उसने ये मालूम किया, डेटा एक्सपेरिमेंट्स उसने परफॉर्म किए और डेटा की बुनियाद पे उसने ये मालूम किया कि जो गैसेस है उनका रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। फिर हम आर जो है ये रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन है किसी गैस का, डी डेंसिटी ऑफ द गैस है, और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया है और वो कांस्टेंट है के। अब अगर आप इस अंडर रूट डी को उधर मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें, देखेंगे आर रेट ऑफ डिफ्यूजन इनटू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी इज इक्वल टू के। और हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट या कोई रेशो कांस्टेंट के बराबर हो तो इसका मतलब ये है कि वो फिर दो डिफरेंट गैसेस के लिए, जैसे कि ये है R1 इंटू अंडर रूट D1, ये भी के बराबर है, R2 अंडर रूट D2, ये भी के बराबर है। तो मैं कह रहा था कि अगर कोई प्रोडक्ट या रेशो कांस्टेंट के बराबर हो तो फिर वो अंडर द सेम कंडीशन डिफरेंट गैसेस के लिए वो फिर बराबर हो, like R1 under root D1 is equal to K, R2 under root D2 that is also equal to K। तो अगर आप कंपेयर कर लेते हैं तो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट, चूंकि ये A बराबर है B के और C बराबर है B के, तो A और C बराबर होगा, तो ये बिल्कुल बराबर है। हमने कंपैरिजन की, यानी आप कह सकते हैं कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस वी हैव दिस थिंग। बल्कि अगर ये आप ना भी लिखें तो इसके बाद फौरन आप ये लिख सकते हैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट या रेशो कांस्टेंट के बराबर है तो वो प्रोडक्ट और वो रेशो दो डिफरेंट गैसेस के लिए फिर बराबर होगी। अच्छा, अब हम जरा इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले, यूं कि रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन जो है दोनों गैसेस का वो हम एक साइड पे ले लें, लाइक ये R1 है और ये है R2। तो अगर हम इसको एक साइड पे ले लें R1 और R2 को हम उधर डिवाइड कर लें तो फिर ये D2 इधर रह जाता है और D1 को इधर डिवाइड करें, यानी रेट्स जो है वो एक साइड पे चले गए और डेंसिटीज जो है वो दूसरी साइड पे आ गई। अब हमने क्योंकि इसका भी अंडर रूट है और इसका भी अंडर रूट है तो क्यों ना सेम अंडर रूट लिया जाए। अच्छा, अब हम ये जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, वहां पे हमने ये डिराइव कर दिया था पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो अगर एन और ये वी यहाँ पे जो था तो उसको डिवाइड कर लेंगे तो फिर हमारे पास बहरहाल ये इक्वेशन है पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। ये आइडियल गैस इक्वेशन पी वी
इज इक्वल टू एन आर टी को उसको हमने मॉडिफाई किया। कैसे कि ये जो हमारे पास है यहाँ पे जो एन था तो वो अ, आप जानते हैं कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। एक मिनट में इसे, ये आइडियल केस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। हम जानते हैं कि मोल जो होते हैं वो मास बाय मोलर मास के बराबर होते हैं। सो एम बाय एम आर टी। अच्छा, अब जरा इस मोलर मास को यहाँ पे ले आए और वी को डिवाइड कर ले, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये मोलर मास यहाँ आ गया है तो ये हुआ पी एम, और वॉल्यूम को हमने डिवाइड किया तो एम बाई वी आया। एम बाई वी डेंसिटी के बराबर है। तो ये इक्वेशन हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन से आ जाती है। डेंसिटी हम जानते हैं इस इक्वेशन से फिर आ जाएगी क्या, डेंसिटी यहाँ पे छोड़ दें, आर टी को डिवाइड कर ले इधर, तो डेंसिटी विल बी इक्वल टू पी एम डिवाइडेड बाय आर टी। अब अगर हम दो गैसेस की बात कर ले, यहाँ पे तो देखे ना, ये है D1 और D2, तो हमने यूं करना है कि D1 और D2 की वैल्यूज हमने लगानी है। सो D1 बराबर होगा पी एम वन बाय आर टी, D2 बराबर होगा पी एम टू बाय आर टी। याद रखें कि दोनों गैसेस के लिए प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, तो P1 और P2 नहीं होगा, दोनों गैसेस का प्रेशर भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है। अब यूं D1 और D2 की ये जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे आप पुट कर दें, तो ये आएगा R1 बाय R2, ये आया, और ये है D2, तो D2 की जगह पे हमने ये लगा दिया PM2 बाय RT, और ये है D1 तो इसकी जगह पे PM1 डिवाइडेड बाय RT। अब ये आप जानते हैं RT के साथ कैंसिल होगा, प्रेशर प्रेशर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन आएगी M2 बाय M1। सो हम यूं भी कह सकते हैं कि जो ग्राम्स लॉ है वो उसकी जो सिंपल डेफिनेशन हो सकती है वो ये है कि रेट्स ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जरा देखिएगा, R1 तो D1 नीचे है, R2 यहाँ पे नीचे है तो D2 ऊपर है। सो रेट ऑफ इफ्यूजन, रेट्स ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन of two different gases are inversely proportional to the square root of their densities or molecular masses या molar masses। ये मेरी डेफिनेशन जो भी मैं आपको बता रहा था, inversely proportional to the square roots of their densities or molar masses provided temperature and pressure for both gases are same। अब हम, ये हमारा इस टॉपिक का आखिरी हिस्सा है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ की तजुर्बाती तस्दीक, एक्सपेरिमेंट की मदद से हम इसकी कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब है कि जिसमें यहाँ पर हमने, आप कह सकते हैं स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज है उसको हमने एमोनिया, एक गैस है पानी में डिजोल्व की गई है, और स्पॉन्ज को हमने इसमें डिप कर दिया है। फिर दूसरी गैस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस है, इसको भी पानी में डिजोल्व कर दिया गया, और फिर स्पॉन्ज का एक और पीस लेके हमने अ, इसमें ठोंस दिया है, और दूसरा पीस जो है उसको हमने एमोनिया में भिगो कर यहाँ पे ठोंस दिया है, यानी प्लग इन कर दिया है इनटू द ओपन एंड्स ऑफ दिस 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। हम जानते हैं कि एमोनिया के मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेंगे, यहाँ आएंगे, इसी तरह HCl के मॉलिक्यूल यहाँ से एवापोरेट होंगे, बिकॉज ये वोलेटाइल है, HCl भी वोलेटाइल है और एमोनिया भी है, तो ये आके तो यहाँ पे कोलिजन कर जाते हैं और प्रोडक्ट बनता है एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड जो है ये एक सॉलिड कंपाउंड है, यहाँ पे सबसे पहले आप एक क्लाउडी रिंग सा देखेंगे, फिर एमोनियम क्लोराइड आहिस्ता आहिस्ता प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये फासला जब नापा जाता है तो 60 सेंटीमीटर एमोनिया ने डिस्टेंस कवर किया, और 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है वो HCl ने कवर कर दिया है। अब हम कुछ इक्वेशंस का इस्तेमाल करके, लाइक ये मिसाल के तौर पे S इज इक्वल टू VT। S जो है वो डिस्टेंस है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है जो मॉलिक्यूल ने कवर किया, V वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल है, और T जो है वो टाइम है कि जिसमें एमोनिया के मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक पहुंचे। याद रखिएगा कि उसी टाइम में HCl के मॉलिक्यूल यहां से यहां तक पहुंचे, गोया दोनों के लिए टाइम सेम है। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय एमोनिया मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल इनटू टाइम। टाइम दोनों ने सेम लिया है।
इसी तरह यही इक्वेशन हम HCl के लिए कर लें कि डिस्टेंस कवर्ड बाय HCl मॉलिक्यूल्स बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ द HCl मॉलिक्यूल्स इनटू द टाइम। अब हम यूं कर लेते हैं कि एक इक्वेशन को दूसरे पे डिवाइड कर दें। आपकी मर्जी है 2 को 3 पे डिवाइड करते हैं या 3 को 2 पे करते हैं, आप जैसे भी डिवाइड करना चाहें। हमने बस ऐसे ही ले लिया, दरमियान में लाइन खींच ली, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अमोनिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय HCl, वेलोसिटी ऑफ अमोनिया इनटू टाइम, वेलोसिटी ऑफ HCl इनटू टाइम। तो ये टाइम टाइम के साथ कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन इस तरह सिंप्लीफाई हुई। हाँ, हमने वेलोसिटी ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ HCl को हमने लेफ्ट साइड पे लिखा और डिस्प्लेसमेंट जो थी वो हमने राइट साइड पे कर दी है। अब हम जानते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय एमोनिया वो कितना है। एमोनिया ने 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया और फिर HCl ने, देखें इक्वेशन ये है, तो इधर हमने वैल्यू लगा ली। एमोनिया ने जो डिस्टेंस कवर किया, ये HCl ने जो डिस्टेंस कवर किया है, HCl है कितना डिस्टेंस कवर किया 40, तो हमने इसकी जगह पे 40 लगा दिया। 0 0 के साथ कैंसिल होगा और फिर आप 6/4 डिवाइड कर लेते हैं, यू गेट 1.5। ये भी याद रखिएगा कि वेलोसिटी जो है वो, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द वेलोसिटी। तो ये जो v बाय v रेशो है, इसकी जगह पे आप रेट ऑफ डिफ्यूजन लिख सकते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो आप इस v के बजाय r लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एमोनिया इनटू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl कितना है 1.5, ये रेशो आ गई। अगर आप इस रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl को इधर मल्टीप्लाई कर लें तो इसका मतलब ये है कि एमोनिया जो है इट इज 1.5 टाइम्स फास्टर देन HCl। लाइक ये मैंने लिख दिया, rate of diffusion of ammonia is 1.5 times greater than rate of diffusion of HCl। याद रखिएगा कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ये वैल्यू निकाली। अब जरा ग्राहम्स लॉ से कैलकुलेट कर ले। ये है ग्राहम्स लॉ का एक फॉर्म, rate of diffusion of ammonia by HCl is equal to under root molar mass of HCl by molar mass of ammonia। दोनों के मोलर मासेस लगाइए, HCl का 36.5 है, एमोनिया का 17 है, और आप देख रहे हैं कि 36 डिवाइड बाय 36.5 डिवाइडेड बाय 17 अंडर रूट, इससे भी वही रिजल्ट आ रहा है, 1.5 मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब अगर आप ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 1.5, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एमोनिया इज 1.5 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ HCl, इसको अगर आप कंपेयर कर लेते हैं, ये जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल, तो ये भी वही वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि ग्राहम्स लॉ की तस्दीक हो गई है। और ये न्यूमेरिकल है, इस पे ये भी हम कर लेते हैं। डिटरमिन द रिलेटिव रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन and carbon dioxide under the same conditions of pressure and temperature। डेटा ये है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये है 44 ग्राम पर मोल। और अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं, ये हम मालूम करेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से कितने टाइम फास्टर है। हम ले लेते हैं ग्राहम्स लॉ का ये फॉर्म, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, हल्की गैस ऊपर ले लिया करें तो बाद में एक स्टेप की बचत हो जाती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये इनवर्स में लिखिएगा, CO2 इधर है तो इधर लिखें, हाइड्रोजन इधर है तो यहां पे लिखिए। अब आप इसमें वैल्यूज डाल लें, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44, हाइड्रोजन का 2, ये आया 22 अंडर रूट जो कि 4.69 है। मतलब ये है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 4.69, और अगर आप इसे इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कुछ यूं होगा कि हाइड्रोजन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड से 4.69 टाइम्स फास्टर है। रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज 4.69 टाइम्स 4.69 टाइम्स greater than that of CO2।